फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। जैसे कि हमने पहली वीडियो में मॉडर्निज़्म के बारे में देखा था, मॉडर्निज़्म के बारे में समझा था, मॉडर्निज़्म क्या होता है। फिर उसी के साथ हमने पोस्ट मॉडर्निज़्म समझा था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्निज़्म के बारे में। पोस्ट मॉडर्निज़्म की फ़िलॉसफ़ी को समझने से पहले हमें पोस्ट मॉडर्निज़्म पे जिन जिन थिंकर्स का इन्फ्लुएंस था हम उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज़्म की फ़िलॉसफ़ी ऐसी थी, क्यों थी, किन थिंकर्स का इन्फ्लुएंस था, उन्होंने क्या क्या इन्फ्लुएंस रहे हैं उनके ऊपर, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या इन्फ्लुएंस है इन पे, फिर हम इसकी फ़िलॉसफ़ी को डिस्कस करेंगे और उनके प्रोमिनेंट थिंकर्स। तो आपकी पोस्ट मॉडर्निज़्म फ़िलॉसफ़ी जो है फिर कंप्लीट होगी। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज़्म, पोस्ट मॉडर्निज़्म साइंस में बिलीव नहीं करते हैं, ये वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, कार्ल मार्क्स। फिर उसके बाद हम अल्थसर को देखेंगे कि अल्थसर से इन पे क्या इन्फ्लुएंस था। फिर उसके बाद हम ग्रामसी को देखेंगे। ठीक है, इन लोगों का इन थिंकर्स की फ़िलॉसफ़ी का इन्फ्लुएंस था हमारे पोस्ट मॉडर्निज़्म पे। कैसे था, क्योंकि कार्ल मार्क्स के बिलीव क्या थे, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज़्म को जब हम समझेंगे तो हम मॉडर्निज़्म को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ये सुपर स्ट्रक्चर इनके अकॉर्डिंग जो है वो है साइंस जो बोलती है, जो बताती है, जो दिखाती है, वही रियलिटी है मॉडर्निज़्म के अकॉर्डिंग। बट ये इसके अगेंस्ट है, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये बोलते हैं कि जो हमें दिखता है, जो हम देखते हैं सामने, वही रियलिटी नहीं होती। ठीक है, वही ट्रुथ नहीं होता। ठीक, तो कार्ल मार्क्स के भी व्यूज़ इन्हीं के जैसे थे, क्योंकि इन्हीं का, कार्ल मार्क्स का ही इन्फ्लुएंस था पोस्ट मॉडर्निज़्म पे। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सिर्फ आप सुपर स्ट्रक्चर्स को मत देखिए, आप बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखिए। कार्ल मार्क्स के ये व्यूज़ थे। तो इनके ये जो व्यूज़ थे कि आप सुपर स्ट्रक्चर के बजाय बेसिक स्ट्रक्चर को देखिए, ये पोस्ट मॉडर्निज़्म पे इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर, सिर्फ हमें सुपर स्ट्रक्चर्स को नहीं देखना है। उसी के साथ मॉडर्निज़्म ने हेजीमनी बताई थी साइंस की। मॉडर्निज़्म साइंस की हेजीमनी बताते हैं, हेजीमनी। बट ग्रामसी की बात करेंगे, ग्रामसी का कॉन्सेप्ट है हेजीमनी। तो ग्रामसी हेजीमनी में क्या बात करते हैं, आपको बोर्ड क्लियरली दिख रहा है। ग्रामसी की हेजीमनी जो कॉन्सेप्ट था, ग्रामसी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं हेजीमनी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये एक कॉमन है। और ये क्या करता है हेजीमनी, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी ग्रामसी इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट को, ऐसे कॉन्सेप्ट को जो कॉमन है और लिमिट करेगा कॉमन सेंस को। हेजीमनी जो वर्ड है, ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को की हेजीमनी नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, लिमिट करना है। तो ये क्या करते हैं, इसकी हेजीमनी के अगेंस्ट रहते हैं मॉडर्निज़्म की। ठीक है, समझ आई यहाँ पे ग्रामसी। उसके बाद हम देखेंगे अल्थसर, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इन्फ्लुएंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब अल्थसर के क्या व्यूज़ हैं, अगर हम अल्थसर की बात करें, पहले वाला आपको समझ आया अच्छे से। अब अल्थसर क्या कहते हैं, अल्थसर बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट देते हैं इंटरपिलेशंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, इंटरपिलेशन, ये कॉन्सेप्ट जो है ये अल्थसर ने दिया। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है और इस कॉन्सेप्ट का इन्फ्लुएंस जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म पे कैसे आता है, क्योंकि ये क्या कहता है, ये कहता है कि डिफ्यूज़न करेंगे, कोई भी अगर कल्चरल वैल्यू है, क्लास है, वो डोमिनेट करती है आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपनी आइडियोलॉजी को डोमिनेट बताती है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिफ्यूज़ करेंगे। ठीक है,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेथड्स हैं जो इनविजिबल हैं, ठीक है। ये कहते हैं कोई भी चीज़ की डोमिनेंसी को हम क्या करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है, डिफ्यूज करेंगे। इनका ये मानना था, इसीलिए इनका इन्फ्लुएंस पोस्ट मॉडर्निज्म पे था। और इनका इन्फ्लुएंस जो पोस्ट मॉडर्निज्म पे है, जब हम इसके थिंकर डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियरली पता चलेगा। उसके बाद जो इनके बाकी वाले थिंकर्स हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें थॉमस कुन। थॉमस कुन का नाम आपने सुना होगा, थॉमस कुन, ठीक है। इनकी क्या फिलॉसफी है रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म इनसे कैसे इन्फ्लुएंस लेते हैं, कैसे इनका जो इन्फ्लुएंस है। इनकी बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये इनकी किताब है। अब ये यहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन का स्ट्रक्चर बताते हैं थॉमस कुन अपनी किताब में। अब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं थ्योरीज ऑफ साइंसेस, और ये कभी भी कंसिडर नहीं करते कि जो फंडामेंटल ट्रूथ है उसको कोई भी बता सकता है, और ये साइंटिफिक थ्योरी को पैराडाइम मानते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है पैराडाइम का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैराडाइम का, ठीक है। इसमें 2, 3 एंड 3 स्टेजेस बताई गई हैं। फर्स्ट स्टेजेस में कि ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स के जो भी हैं, क्वेश्चंस के आंसर वो साइंस देती है उस टाइम, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज में बोलते हैं इन शॉर्ट कि कुछ आंसर्स जो होते हैं उस टाइम पे साइंस उसके सवालों के जवाब देती है, सक्षम रहती है देने में, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस और आंसर्स उस टाइम क्लियर हो जाते हैं। बट उसके बाद जब क्राइसिस स्टेज आती है, ठीक है, क्राइसिस स्टेज आती है, ठीक है, सेकंड में जब क्राइसिस स्टेज आएगी तो बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें, क्योंकि वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड बदलता रहता है, चेंजिंग फिनोमिना है इसमें, ठीक है, चेंजिंग फिनोमिना। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो यहाँ के सवालों के अलग होंगे, उनके जवाब देना साइंस के लिए भी इम्पॉसिबल होगा। कुछ सुपर नेचुरल ऐसी थिंग्स होंगी जिनका आंसर करना साइंस के लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और साइंस जो है वो सक्षम नहीं होगी आंसर करने की। फिर यहाँ पे क्या रहेगा कि ये अनेबल रहेंगे, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस के ये आंसर नहीं कर सकते, नहीं बता सकते सच्चाई। फिर उसके बाद एवोल्यूशन होगा एक नए पैराडाइम का, फिर से, ठीक है, न्यू पैराडाइम का एवोल्यूशन बताया है यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि इन शॉर्ट इनकी फिलॉसफी में द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये बताना चाहते हैं कि ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का स्ट्रक्चर है ये भी बदलता है। साइंस कहती है जो हम देखते हैं वही सच है, जो हम बनाते हैं वही सच है, बट ये अपनी किताब में बताते हैं कि साइंस की लिमिट है, ठीक है। आज अगर सपोज साइंस ने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया, ठीक है, तब वो कंप्यूटर यूज़फुल था, ठीक है। आज वो कंप्यूटर यूज़फुल नहीं है क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, टाइम बदलता है, तो कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप में सक्षम सफिशेंट नहीं होती। ये इनकी फ़िलॉसफी थी, ठीक है। अब ये जो थे इनके, जो हमने डिसाइड किए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमने समझे, इनकी जो भी पर्सपेक्टिव थे उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था पोस्ट मॉडर्निज्म पे। अब हम समझते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में 3 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है इनके बारे में डिस्कस करना, ठीक है। सबसे पहले बताइए मुझे, अगर आपने पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा है कभी तो मुझे बताइए जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो कौन हैं, ठीक है, बताइए कौन है पोस्ट मॉडर्निज्म की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, बताइए। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद बताती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट फुकॉल्ट, फर्स्ट, सेकंड वन डेरिडा, हम डेरिडा के बारे में पढ़ेंगे। और बताइए
दो मैंने आपको बता दी। और बताइए, फुकॉल्ट के बाद दरीडा, दरीडा के बाद और कोई बताइए। ओके, और लास्ट वन ल्यूटार्ट। हम इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फुकॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, डेरिडा के बारे में पढ़ेंगे और ल्यूटार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनकी फिलॉसफी पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, इनको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फुकॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं फुकॉल्ट? चलिए, FOCAULT, फुकॉल्ट। इन्होंने कौन सा आइडिया दिया था? दी, बताइए, इनकी किताब के बारे में बताइए। दी कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स, ये इनकी बुक थी इम्पोर्टेंट। अब फुकॉल्ट की क्या फिलॉसफी है रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म? ये क्या बताते हैं डिस्कोर्स के बारे में? ये बताते हैं डिस्कोर्स क्या है, एक स्पेसिफिक वे है टेलिंग समथिंग, कुछ बताने का वे है। और फुकॉल्ट क्या करते हैं, वो कभी भी ये नहीं मानते कि ट्रुथ जो है बिलोंग करता है आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने क्या माना, ट्रुथ क्या है, मैटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की जो सच्चाई है, ट्रुथ है, ट्रुथ मैटर है इन दिस वर्ल्ड। ये फुकॉल्ट की फिलॉसफी है, ये ट्रुथ को ये मानते हैं क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं ये जो इस दुनिया की सच्चाई है ये है, और हम कभी भी डिस्कवर नहीं कर सकते ट्रुथ को। और हम क्या कर सकते हैं, वी मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्ट ट्रुथ, हम ट्रुथ को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर एंड कंस्ट्रक्ट, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम कंस्ट्रक्ट, ट्रुथ को कैसे करेंगे मैन्युफैक्चर? ये देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिजीम ऑफ ट्रूथ, ये कॉन्सेप्ट देते हैं रिजीम ऑफ ट्रूथ। इस कॉन्सेप्ट में ये क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं, क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्निज्म को। तो यहाँ पे बताते हैं कि बहुत सारे ट्रूथ हैं, बट जो ट्रूथ है जो डोमिनेंट इस्टेब्लिश होता है अपने रिजीम में फुकॉल्ट के अकॉर्डिंग, वो ट्रूथ क्या होता है, मेजॉरिटेरियन होता है। क्योंकि जिस सच्चाई को कोई मानता है, ठीक है, तो अगर आप बोलते हो गॉड इज वन, अगर मेजॉरिटी इस बात को मानती है तो फुकॉल्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये मेजॉरिटेरियन ट्रूथ है, ये सच्चाई है, मेजॉरिटी में सच्चाई है, जिस बात को मेजॉरिटी मानती है। ठीक है, बट उसके साथ व्हाटएवर जो भी मेजॉरिटी एक्सेप्ट करेगी वही सच होगा। इनके अकॉर्डिंग सच क्या है, जो मेजॉरिटी एक्सेप्ट करेगी वही सच होगा, वही ट्रूथ होगा। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। अब देखो, अगर मेजॉरिटी में कुछ लोग साइंस को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग साइंस को क्या मानते हैं कि वो बैड भी होती है, कैसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हार्मफुल रहती हैं, तो मेजॉरिटी लोग हार्मफुल मानेंगे, उसमें से कुछ मेजॉरिटी लोग गुड की कंडीशन में मानेंगे। तो ये जो मेजॉरिटी ट्रूथ है जब ये लोग मानते हैं तो फुकॉल्ट कहते हैं यही तब का सच रहता है। ठीक है, और वो अपनी डिस्कोर्स में एनालाइज करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे सेक्सुअलिटी हो गया, क्रिमिनलिज्म हो गया, अब कुछ लोगों में एबनॉर्मलिटी भी होती है। ठीक है, तो इस एक्ट में वो ये प्रूव करते हैं कि अगर मेजॉरिटी नॉर्मल होती है, नॉर्मल एबनॉर्मल कोई भी होती है, तो वो बिलीव करते हैं कनेक्शन किसके बीच में, पावर और नॉलेज के बीच में, और वो यूज़ करते हैं अपना कॉन्सेप्ट को, पावर और नॉलेज को
अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए, किसको, कि जो मेजॉरिटी मानेगी रिजीम ऑफ ट्रूथ, क्या है, जो मेजॉरिटी मानेगी। अब देखो फुकॉल्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पावर एंड नॉलेज। अब ऐसा एग्जाम में आपको पूछ सकता है कोई भी, पावर एंड नॉलेज जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कहा गया है, पावर एंड नॉलेज, ये हम फुकॉल्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो पावर एंड नॉलेज में वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को कहते हैं नॉलेज, नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आप उसको यूज़ करते हो तो वो नॉलेज ही आपकी पावर बन जाएगी, ठीक है। और पावर भी आपकी नॉलेज बन सकती है, ठीक है। आपको किसी भी फील्ड की नॉलेज है तो वो आपके पास एक आपकी पावर भी है। और नॉलेज डिनोट करता है डोमिनेट डिस्कोर्स को, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स। तो नॉलेज क्या है, डोमिनेट करता है डिस्कोर्स को, वो ये कहना चाहते हैं। और ये रिफ्लेक्ट करता है पावर को, ठीक है। आपको किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन है, आपका कुछ भी है, तो उसमें क्या रहता है, डोमिनेंसी रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखो हेटेरोसेक्सुअलिटी को आप लोग नॉर्मल मानते हो, ठीक है। ये मेरे को फुकॉल्ट की कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इसको नॉर्मल मानते हो, ठीक है। मेजॉरिटी इसको नॉर्मल मानती है तो ये ट्रूथ है, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट अगर हम होमो की बात करें, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी की बात करें तो उसको क्या माना जाता है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल ये सच है, ये भी ट्रूथ है। अगर इसको मेजॉरिटी मानती है, इसको मेजॉरिटी मानेगी तो तब भी ट्रूथ है, इसको मानेगी तब भी ट्रूथ है। ये अपनी बात प्रूव कर रहे हैं अपने इस वे में। और उसके साथ अब कुछ चीज़ें क्या रहती हैं कि मेजॉरिटी मानती है और वो डोमिनेट करती हैं, ठीक है। अब देखो हेटेरोसेक्सुअलिटी डोमिनेट करती है होमोसेक्सुअलिटी को, ठीक है। तो ये जो वे है, ये क्या है, जो भी कोई मिनॉरिटी में होगा उसको डोमिनेट किया जाएगा पावर और नॉलेज के थ्रू। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे नॉलेज पावर की। देखो नॉलेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कोई एब्सोल्यूट, नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है। नॉलेज कहती है कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, अगर आज ये बात सच है तो कल वो बात झूठ हो जाएगी, ठीक है। और नॉलेज क्या कहती है, नॉलेज कहती है कि कोई भी सच इस दुनिया से बाहर नहीं है, ठीक है। और ये रिजीम बताती है ट्रूथ का, मेजॉरिटी का और एक्सप्रेशन ऑफ पावर का, ठीक। तो इनकी फिलॉसफी में जो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैंने ऊपर लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है। और अगर हम इनके अदर वर्ड्स में देखें कि फुकॉल्ट इन शॉर्ट क्या कहना चाहते हैं, तो वो डिस्कोर्स को एक सिस्टम बताते हैं थॉट का, जो कंपोज करते हैं आइडियाज़। यहाँ पे मैंने बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस किए हैं, आपको बोर्ड दिख रहा है अच्छे से। तो वो कंपोज करते हैं आइडियाज़, एट्रीब्यूट्स, फोर्सेस ऑफ एक्शन, बहुत सारे लोगों के बिलीव्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये किया जाता है, बताया जाता है कि यही सच है, वो सच है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है, इस दुनिया में कि इस चीज़ की डोमिनेंसी है। तो ये जो लैंग्वेज है इसी को उन्होंने अपने डिस्कोर्स में बताया है फुकॉल्ट ने, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, चलो ठीक है। अब इसका जो किताब है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, आप इसको याद रखिए अच्छे से। अब हम डेरिडा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, डेरिडा क्या बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के रिगार्डिंग, DERIDA, डेरिडा, ठीक है। डेरिडा की क्या फिलॉसफी है रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म। अब देखो इन्होंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अपनी फिलॉसफी रखी है। ये बताते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। इनका कॉन्सेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन, इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब डीकंस्ट्रक्शन वर्ड से ही आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डीकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है, किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रॉयड, किसी भी चीज़ का डिस्ट्रॉय होना डीकंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है। अब ये डीकंस्ट्रक्शन वर्ड क्यों यूज़ किया गया है डेरिडा ने, यहाँ पे इसका जो बेस रहेगा, बेसिस, वो
जो फुकॉल्ट ने मैंने आपको आइडिया ऑफ डिस्कोर्स समझाया वो इस चीज़ का बेस बनेगा और उसी बेस से ये अपनी बात को प्रूव करते हैं। और डेरिडा के अकॉर्डिंग टू डेरिडा ये क्या कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में अपनी क्या बात रखते हैं, ये इनकी इतनी प्रोमिनेंसी है पोस्ट मॉडर्निज्म में कि ह्यूमन लैंग्वेज इज़ नॉट सो डेवलप्ड, ये ह्यूमन लैंग्वेज इतनी डेवलप्ड नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज इज नॉट सो डेवलप्ड, इन्होंने बोला है। ये भी इन्होंने भी बताया था कि जो मेजॉरिटी बोलेगी फिकॉल्ट ने वो सच्चाई होगी, वो ट्रूथ होगा जो मेजॉरिटी एक्सेप्ट करेगी। ये कहते हैं कि जो भी ह्यूमन लैंग्वेज है वो इतनी डेवलप्ड नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो अंडरस्टैंड कर सके किसको, इवन जो वो अपना सेल्फ है उनका वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ठीक है। और ये बोलते हैं कि बहुत ही सारी ऐसी ह्यूज पॉसिबिलिटी रहती है पर्सन्स में कि वो क्या अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट वन अंडरस्टैंड वांट्स टू टेल। अब देखो कोई किसी को कुछ बताना चाहता है, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग की जो डेवलप्ड लैंग्वेज है वो इतनी नहीं है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग में भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, ठीक है। ये कहना चाहते हैं अपनी इस बात में। इन्होंने डिकंस्ट्रक्शन का वर्ड जो दिया है, क्यों दिया है, अब हम समझेंगे इसको। ये कहते हैं अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। अगर हम डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वी शुड डिकंस्ट्रक्ट, ठीक है, व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड। देखो अगर ये कहते हैं अगर हम डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, डिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम इसके बारे में क्या समझेंगे कि हमें रिकंस्ट्रक्शन भी करनी है, ठीक है। वो ये चीज़ कहते हैं डिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन में वो क्या रिलेशन समझाना चाहती है, क्या बात समझाना चाहती है कि इस दुनिया में अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म अगर साइंस ने कोई इन्वेंशन की, पहले उन्होंने, ठीक है, क्या किया, कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, फिर डिस्ट्रक्शन हुई, फिर उस आइडिया पे वर्क किया गया, तो क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुई। ये चीज़ बताना चाहते हैं। और ये भी इन शॉर्ट ये बताना चाहते हैं कि कुछ भी फाउंडेशनल नहीं है, कोई भी प्रिंसिपल जो है वो कंटिन्यूटी में नहीं रहते इस दुनिया में, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन में रिलेशन बताया है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है, ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है, इसको स्टैटिक हम नहीं मान सकते। ये डेरिडा की फिलॉसफी थी, उन्होंने दिया था कंस्ट्रक्शन एंड डिकंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसको समझने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम समझेंगे ल्यूटार्ड लास्ट। तो ल्यूटार्ड को समझने के लिए आपको इन दोनों को समझना पहले ज़रूरी था, इसीलिए अब आप इनकी जो डिकंस्ट्रक्शन है ये वर्ड किसने दिया है, ठीक है, ये आप याद रखिए, ये डेरिडा का कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म में दिया था। अब हम ल्यूटार्ड के बारे में पढ़ेंगे, ल्यूटार्ड क्या बात करते हैं, उनकी क्या फिलॉसफी है। तो ये मेटा नरेटिव्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं अकॉर्डिंग टू ल्यूटार्ड, मेटा नरेटिव्स। अब ये नरेटिव वर्ड क्या है और मेटा नरेटिव क्या है, बताइए। नरेटिव्स में हम उसको ग्रैंड थ्योरीज कह सकते हैं, ठीक है, और मेटा नरेटिव को हम ग्रैंड थ्योरीज बोलेंगे। नरेटिव्स कोई भी जो कहानियाँ बताते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टोरीज बताते हैं, उनको हम नरेटिव्स बताते हैं। अगर मेटा नरेटिव्स की बात करें तो हम एग्जाम्पल तौर पे रिलीजन को ले सकते हैं। रिलीजन इज ए मेटा नरेटिव्स, ठीक है। अगर रिलीजन को ले, रिलीजन किसी के रिलीजन में ये कहा जाता है, किसी के रिलीजन में वो कहा जाता है, अपने अपने डिफरेंट फेथ होते हैं, तो इसको हम ग्रैंड थ्योरीज बोलते हैं, ठीक है, ग्रैंड थ्योरीज। इन्होंने मेटा नरेटिव का कॉन्सेप्ट दिया है पोस्ट मॉडर्निज्म में। तो ये क्या कहते हैं रिलीजन के बारे में, ये कहते हैं साइंस हैज़ मेटा नरेटिव,
ये कहते हैं साइंस में भी मेटा नरेटिव्स है, और मेटा नरेटिव्स क्या डिनोट करते हैं, डोमिनेंट थ्योरी, क्योंकि मॉडर्निज्म भी डोमिनेंट बताते हैं साइंस को, तो ये मेटा नरेटिव्स को क्या बोला जाता है, डोमिनेंट थ्योरी। ठीक है, डोमिनेंट थ्योरी बताते हैं मेटा नरेटिव्स को। क्यों बताते हैं, क्योंकि जो कहानियाँ आप सुनते हो, आपको सुनाई जाती हैं, आप उन्हीं को मेटा नरेटिव्स मानते हो, सुपर मानते हो, ग्रेट थ्योरीज मानते हो, तो ये भी वही चीज़ इसमें बताते हैं। और ये कहते हैं कि मेजॉरिटी इस थ्योरी को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, मेजॉरिटी एक्सेप्ट करती है इस थ्योरी को। ठीक है, जो उनको बताया जाता है मेजॉरिटी वही एक्सेप्ट करती है अकॉर्डिंग टू ल्यूटार्ड। ठीक है, अब मेटा नरेटिव कॉन्सेप्ट जो है वो ल्यूटार्ड का है। ठीक है, तो जब मेजॉरिटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है, और ये जो पर्सपेक्टिव है हमारा पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज का, ये स्टोरीज है, तो ये क्या करते हैं वहाँ पे, ये बताते हैं कि वी शुड नॉट जस्ट स्टडी मेटा नरेटिव्स। जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू ल्यूटार्ड फिलॉसफी वो ये चीज़ बताते हैं इसमें। अब वो बताते हैं कि वी शुड ऑल्सो हियर, हमने बड़ी सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी ना, बड़ी सारी ऐसी कहानियाँ, माइक्रो नरेटिव्स, माइनर नरेटिव्स के बारे में, अब नेशनलिस्ट के बारे में डिस्कोर्सेस, फ्रीडम मूवमेंट, अगर हम इंडिया की बात करें, मतलब लाल, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, लाल पाल गोपाल एट्सेट्रा, उनके बारे में, भगत सिंह, उनके बारे में हमने स्टोरीज सुनी है, उन्होंने ऐसा किया था, ये किया था। तो ये क्या है, ये मेटा नरेटिव्स हैं जो हमने सुनी हैं। और ये जो मेटा नरेटिव्स होती हैं, ठीक है, ये क्या बन जाती हैं हमारे लिए, ग्रैंड थीरीज बन जाती हैं। तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम ल्यूटार्ड को समझेंगे। जैसे कांग्रेस, जब कांग्रेस पावर में आई थी आज़ादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंसी, कांग्रेस का जब पीरियड था, तो वहाँ पे जो चीज़ें हमें बताई गई, कांग्रेस ने ये किया वो किया, वो हमने अंडरस्टैंड किया, फ्रीडम मूवमेंट को अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो वहाँ पे बड़े सारे ऐसे मल्टीपल नरेटिव्स थे जो फेमिनिस्ट थे। ठीक है, फेमिनिस्ट, और कुछ डेलिट्स थे, जैसे बी आर अम्बेडकर ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, हमने मतलब सुना कि उन्होंने ये किया था, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, और बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल ट्रूथ थे जो हमें बताए गए। और उसी के साथ एक जो ग्रैंड स्टोरी रहती है बहुत सारी स्टोरीज में, और हर एक इंसान उसके पास अपनी मतलब अपना सच होता है, एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन स्टोरी। अब हर एक इंसान की अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी है, तो हम हर चीज़ को मेटा नरेटिव नहीं मान सकते। ठीक है, हम हर चीज़ को मेटा नरेटिव्स नहीं मान सकते। अब अगर हम NCERTs की बात करते हैं, NCERT, तो उन बुक्स में हमें मोस्टली मुगल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मुगल्स के बाद, उनके बाद कौन आया, उनके हम बहुत सारे रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, बट वहाँ पे क्या है, क्योंकि वो जो मेटा नरेटिव स्टोरीज हम पढ़ते आए हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिसिंग है। जैसे अगर हम बहुत सारे ऐसे मतलब वहाँ के रूलर हैं, जैसे अगर हम शिवाजी की बात करें तो उनके बारे में वहाँ कहीं इतना ज़्यादा मेंशन है ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे किंगडम हैं जिनके बारे में उन बुक्स में भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमें कांग्रेस के टाइम जब हमें इंडिपेंडेंसी मिलती है तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो फाइव टाइम एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम का जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर्स था, जो बुक्स वहाँ पे रखी गई थी, तो वो मोस्ट जो मेटा नरेटिव स्टोरीज एक रिलीजन ने बताई होंगी वो ही उसका इन्फ्लुएंस, उसकी मेजॉरिटी आपको किताबों में देखने को मिलती है। यही चीज़ मेटा नरेटिव्स में अकॉर्डिंग टू ल्यूटार्ड वो ये चीज़ समझाना चाहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में। और इन शॉर्ट इन लोगों का ये मानना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो ये मानता है कि जो हमें दिखता है वही सच नहीं होता। और साइंस क्या मानती है, मॉडर्निज्म क्या मानती है कि जो दिखता है वही सच है। ठीक है, तो बहुत सारी आपके पास अभी करंट में लाइव बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें आप इस पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरीज को रिलेट
करके समझ सकते हो कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहना चाहते थे, उनकी क्या फिलॉसफी थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी इनके रिगार्डिंग थिंकर्स बचे हैं, जो भी बचा है वो हम लास्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।